So, good afternoon to all of you and happy International Yoga Day. आज हमारा 6th इंटरनेशनल योगा डे है, तो stay healthy, stay safe and take care of your mental and physical both health. So, let's we start. Something about me. This is our second class of CDP. So, I have 10-year experience. I taught more than 1,000 students of CTET and they clear also. Currently working as a government teacher in KV and my specialization in child development and pedagogy. So first of all, I'll tell you about that word pedagogy. The word pedagogy is a very important term in the context of CTET. The pedagogy is the backbone of your paper. Means pedagogy आपकी जितनी ज़्यादा strong होगी, आपके marks उतने ही better आएंगे. Because pedagogy जो आपके पेपर में आती है ना, in the form of CDP 30 marks की होती है. But each and every subject means if you are opt for one paper 1, देन EVS एंड मैथ्स दोनों में ही आपको EVS की पेडागोजी मिलेगी. EVS की पेडागोजी 15 मार्क्स की एंड मैथ्स पेडागोजी 15 मार्क्स की. लाइक दैट 30 मार्क्स के बाद ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में 15 मार्क्स की आपकी पेडागोजी होती है. तो अगर आपका CDP वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको सिर्फ 30 मार्क्स नहीं मिलते हैं, 75 से अबव मार्क्स आपको जो कवर कराता है वो आपका CDP ही कराता है. तो ये जो आपकी क्लासेस हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. एंड इंक्लूसिव एजुकेशन जो ये टॉपिक है ये आपके हर विषय में आपको मिलेगा. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हिंदी वाले पार्ट में भी आते हैं, इंग्लिश के पार्ट में भी आते हैं एंड EVS के पार्ट में भी आते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वर्ड की इटिमोलॉजी. इटिमोलॉजी मतलब होता है कि हाउ अ वर्ड इज कंस्ट्रक्ट, यानी कैसे एक शब्द को बनाया गया है. ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन अगर इस वर्ड को हम तोड़ कर देखते हैं तो द वर्ड इंक्लूसिव इज फ्रॉम द वर्ड इंक्लूड. इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना. ठीक है, इंक्लूड का मतलब क्या होता है? शामिल करना. अगर आप इस विषय को यानी जो समावेशी, इसका नाम हिंदी में होता है बेटा समावेशी एजुकेशन, मतलब शिक्षा, यानी समावेशी शिक्षा. तो आप समावेश वर्ड को अलग करते हैं तो समावेश का मतलब क्या होता है? मिलाना, शामिल करना. तो इंक्लूसिव एजुकेशन का इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही मतलब क्या होता है? शामिल करना या मिलाना. ठीक है, अब किनको मिलाना है, किनको शामिल करना है, वो जैसे जैसे हम इस टॉपिक को कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा. एक सेकंड पॉइंट बहुत ज़्यादा नोट करने वाला है, आप नोट कर सकते हैं या समझ लीजिए इस पॉइंट को. इंक्लूसिव एजुकेशन जो है ना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का ही पूरक है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा से ही निकला है ये कॉन्सेप्ट समावेशी शिक्षा का. बाल केंद्रित शिक्षा यानी जहाँ चाइल्ड सेंटर्ड में है और बाकी सारी चीज़ें बच्चे के हिसाब से ही मोल्ड करनी होती हैं हमें, यानी बच्चा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, बच्चे के अकॉर्डिंगली वी मोल्ड ऑल द थिंग्स. एंड सो दैट कॉन्सेप्ट कम्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन. वी हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन आवर क्लास, in our environment, in our society. तो according to the individual differences we have to modify our educational environment, our education. ठीक है, तो the concept of inclusive education basically based on that अलग अलग विभिन्नताओं वाले, अलग अलग योग्यताओं वाले बच्चे हमारे पास होते हैं, उनके हिसाब से हम चेंजेस करते हैं किसके अंदर? अपने एजुकेशन एनवायरनमेंट के अंदर. ठीक है, अब क्यों हमें इंक्लूसिव एजुकेशन की आवश्यकता पड़ी या क्या नीड थी, क्यों चाहिए थी हमें समावेशी शिक्षा, उसको मैं शॉर्ट में थोड़ा फास्ट बताऊंगी. पूरा सिनारियो प्राचीन काल से लेकर अब तक कि क्यों हमने इसमें बदलाव किया, क्यों एजुकेशन सिस्टम को हमने इंक्लूसिव एजुकेशन में बदला.
सबसे पहले जो हमारे आज हम जिन बच्चों को स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं, प्राचीन काल में ऐसे बच्चों को बिल्कुल मतलब उनका ना एक तरीके से उपहास किया जाता था या उनके उपेक्षा का युग था, यानी उनको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता था मेन स्ट्रीम के अंदर। उन लोगों को नदी में बहा दिया जाता था या जला दिया जाता था, यानी समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता था। थोड़ा समाज हमारा और बदला तो लोग कहते थे कि इनके ऊपर भूत है, जादू टोना एंड ऑल, इन चीज़ों में विश्वास करते थे। थोड़ा और इरा जब सुधरा हमारा, तो लोग सोचते थे ऐसे जितने भी डिफरेंटली एबल लोग होते थे, मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे होते थे, मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए अभी हम वर्ड यूज़ करते हैं मेंटली स्पेशल चिल्ड्रन, ठीक है। तो मेंटली स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं ना हमारे, उनको सोचा जाता था कि ये किसी यूज़ के नहीं है समाज के लिए, इसलिए इनको ऐसे कामों में लगा दिया जाता था जो एक सामान्य व्यक्ति करना पसंद नहीं करता। जैसे इन लोगों से बंधुआ मजदूर जो हम कहते हैं, बंधुआ मजदूरों का काम करवाया जाता था। जोकर इंटरटेनमेंट के रूप में इनको देखा जाता था, लोग इनका उपहास करते थे और इवन प्रोस्टिट्यूशन के वर्क तक में इन लोगों को धकेल दिया जाता था। थोड़ा और जब हमारा समाज बदला तो मेंटल हॉस्पिटल्स बने और लोगों ने जितने भी डिफरेंट लोग होते थे उनको वहाँ भर्ती किया जाने लगा। धीरे धीरे जब समाज हमारा और थोड़ा सा सुधरा तो हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हुई स्पेशल एजुकेशन सिस्टम। और स्पेशल एजुकेशन सिस्टम में ऐसे बच्चों को जो नॉर्मल से अलग होते थे, जिन्हें आज हम स्पेशल चिल्ड्रन कहते हैं, उनके लिए अलग विद्यालयों की स्थापना की गई और उनके एजुकेशन की व्यवस्था वही की जाती थी, ठीक है। उनके एजुकेशन की जो व्यवस्था थी वो कहाँ की जाती थी? विशिष्ट विद्यालयों में, स्पेशल स्कूल्स में। तो अब इसका एक ड्रॉबैक था कि ये बच्चा मान लीजिए ब्लाइंड चिल्ड्रन है, तो वहाँ सारे ही बच्चे कैसे पढ़ रहे होते हैं? ब्लाइंड। अब वो बच्चा अपने जैसे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना सीख लेता है, उसके जैसे लोग उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं, उसे समझ पाते हैं। लेकिन जब वो बच्चा समाज में निकलता है, समाज में जब वो लोगों के साथ इंटरैक्ट करता है, जब उसकी पारस्परिक अंतः क्रिया होती है लोगों के साथ, तो प्रॉब्लम आती है इंटरैक्शन की कि अब वो बच्चा उस समाज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है और ना ही समाज उस बच्चे को एक्सेप्ट कर पाता है। यानी जब ऐसा एक बच्चा आके क्लास में बैठता है या ऐसा एक बच्चा आके आपकी वर्क प्लेस पे दिखता है ना, कहीं भी ऐसा पर्सन, तो समाज उसको उन नज़रों के साथ नहीं देख पाता है जैसे सामान्य व्यक्ति को देखता है। तो ये प्रॉब्लम आ रही थी स्पेशल एजुकेशन सिस्टम के साथ में, यानी एक्सेप्टेंस इन बच्चों को आफ्टर कंप्लीशन द एजुकेशन सोसाइटी में एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम थी, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम थी, इंटरेक्शन की प्रॉब्लम थी। तो उस दोष को दूर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए उसके बाद इंट्रोड्यूस की गई थी इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं एकीकृत शिक्षा प्रणाली। इस एकीकृत शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सामान्य बच्चों के साथ ही विशिष्ट बच्चों को एडमिशन दिया जाने लगा। अब इन बच्चों को एडमिशन तो दिया जाने लगा, बट फैसिलिटीज आर नॉट प्रोवाइडेड। यानी बच्चों को एडमिशन दे रहे हैं हम, बट इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है, टीचिंग मेथड्स में कोई चेंजेस नहीं है, टीचर्स में कोई चेंजेस नहीं है। तो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम विद इंटीग्रेटेड एजुकेशन। एंड आफ्टर दैट inclusive education is introduced. Inclusive education introduced in 2005 when NCF National Curriculum Framework 2005 is formed. NCF 2005 is very very important for the paper of CTET. समावेशी शिक्षा ये कॉन्सेप्ट NCF से ही निकला है। यानी आप जब NCF पढ़ेंगे, इट्स अ डॉक्यूमेंट, 161 पेजेस का डॉक्यूमेंट है ये, और बहुत ही हेल्पफुल है आपके इस पेपर के लिए, तो यू हैव टू रीड दैट। वैसे मेन की पॉइंट्स जो है वो NCF जो है उसके मैं आपको बताऊंगी। तो देन हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन में जनरल बच्चों के साथ साथ स्पेशल बच्चों को एडमिशन दिया जाने लगा। और ना सिर्फ इनको एडमिशन दिया गया, बल्कि साथ ही साथ जितनी भी फैसिलिटीज़ इनके लिए रिक्वायर्ड थी, उन फैसिलिटीज़ को भी
फुलफिल करने का प्रयास किया गया सरकार के द्वारा। तो आई होप यहाँ तक हम कैसे आए ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है यहाँ तक तो देन प्लीज आस्क, देन वी विल कंटिन्यू अवर टॉपिक प्लीज। इफ ऑल इज क्लियर प्लीज टेल मी। तो अब हम देखते हैं कि कुछ एक्ट्स समय समय पर ऐसे जो बच्चे जो डिफरेंट हैं, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट्स, कुछ नियम, कुछ अधिनियम बनाए हैं। एक्ट्स इज कॉल्ड इन हिंदी अधिनियम। तो सम इम्पॉर्टेंट एक्ट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ DSSP एग्जाम, KVS एग्जाम एंड सीटेट ऑल्सो। सीटेट में थोड़ा सा कम आता है, इस वाले पार्ट में से थोड़ा मतलब मेमोराइजेशन पे बेस्ड है ये जो मैं आगे टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ आपको, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द टीचिंग रिलेटेड एग्जाम। और बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं। किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आया था आई विल टेल यू। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक, मेंटल हेल्थ एक्ट। इट इज कॉल्ड इन हिंदी मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम। ठीक है, अगर कोई हिंदी वाला स्टूडेंट है तो प्लीज नोट इट डाउन। मेंटल हेल्थ एक्ट इज कॉल्ड मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम विच इज फॉर्म्ड इन 1987। सबसे पहला एक्ट विशिष्ट व्यक्तियों के लिए, यानी सबसे पहला एक्ट जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं उनके लिए अगर कोई पहला एक्ट फॉर्म हुआ था तो वो एक्ट कौन सा था, हमारा मेंटल हेल्थ एक्ट इन 1987। इसके अंदर दो बातें महत्वपूर्ण थी कि जितने भी लोग डिफरेंट हैं, अलग हैं, उनके लिए आई टेल यू इन हिंदी ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टाइप इन PPT, सो प्लीज आई गिव यू टाइम इफ you want time. Every word I can explain in Hindi, okay? I'll tell you also क्या लिखना है, लिख लीजिए। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में बना था ये, क्लियर है संध्या? मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 1987 में बना था। दूसरा पॉइंट है हमारा ट्रीटमेंट फॉर ऑल। ट्रीटमेंट फॉर ऑल यानी सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी सरकार के द्वारा। सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी सरकार के द्वारा, क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका वर्क फॉर रिहैबिलिटेशन, यानी साथ में ही उनके रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया जाएगा। वर्क फॉर रिहैबिलिटेशन मीन्स इनको जैसी फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है तो उस जगह पे इनको रिहैबिलिटेट किया जाएगा जहाँ पे इनको बेटर फैसिलिटीज़ मिल सकें, यानी इनके पुनर्वास के लिए काम किया जाएगा, इनके पुनर्वास के लिए वर्क फॉर रिहैबिलिटेशन। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, यूपी सुपर टेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, 2005 KV के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, DSSP 2013 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया था, सीटेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन लास्ट वाले पेपर में ही आया हुआ है। RCI रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया हिंदी में कहेंगे भारतीय पुनर्वास परिषद। इन इंग्लिश व्हाट वी कॉल इट, भारतीय पुनर्वास परिषद। और कब बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है। भारतीय पुनर्वास परिषद कब बना है ये, 1992 में। और इसका क्या काम था, वर्क फॉर एफिलिएशन। देखिए आपने सुना होगा BEd इन स्पेशल एजुकेशन होती है ना, तो जितने भी कॉलेजेस स्पेशल एजुकेशन में BEd या D.Ed कराते हैं उनको मान्यता प्रदान करने का काम करती है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इट वर्क्स फॉर एफिलिएशन, एफिलिटेट करती है ये उन स्कूल्स को जो चाहते हैं कि हमारे यहाँ BEd या D.Ed हो। तो जिसको भी BEd या D.Ed करनी होती है उसका जो सर्टिफिकेट या जो भी डिग्री उसको मिलती है वो RCI द्वारा एनरोल जरूर होनी चाहिए। अरेंजमेंट फॉर वर्कशॉप्स, टाइम पे अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग जगह पे जाकर ये लोग अरेंजमेंट करते हैं वर्कशॉप्स का, कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। ये जो वर्कशॉप्स होती हैं
इन वर्कशॉप्स के अंदर बच्चों को कैसे बेटर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, किस तरीके के न्यूट्रिशन, किस तरीके के नर्चर की उनको ज़रूरत है, इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स फॉर टीचर फॉर स्टूडेंट टाइम टाइम पे चलाए जाते हैं रिहैबिलिटेशन काउंसिल के द्वारा, यानी भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा। अरेंजमेंट फॉर वर्कशॉप्स, इसे हिंदी में हम कहेंगे कार्यशालाओं का आयोजन। नेक्स्ट इज प्रोवाइड फंडिंग फॉर रिसर्च वर्क। कोई भी व्यक्ति यदि डिसेबल बच्चों पे रिसर्च करना चाहता है तो उसको रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो उनके लिए वित्त की व्यवस्था करती है। फंडिंग यानी उनके लिए पैसे की व्यवस्था करती है, वित्त की व्यवस्था करती है। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रेन स्पेशल एजुकेटर्स। स्पेशल एजुकेटर्स विच आई टेल यू, स्पेशल एजुकेशन में जो लोग बीएड या डीएड करते हैं तो विशिष्ट अध्यापक जो होते हैं उनको प्रशिक्षण प्रदान करने का काम करती है। उनको प्रशिक्षण प्रदान करने का काम किसके द्वारा किया जाता है? आरसीआई के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, वर्क फॉर रिहैबिलिटेशन। इट ऑल्सो वर्क फॉर रिहैबिलिटेशन। जो लोग ऐसे होते हैं जिनको अलग कुछ सुविधाओं की आवश्यकता है तो उनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी वर्क करती है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विच इज फॉर्म्ड इन 1992। नेक्स्ट एक्ट है हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीटेट में पीडब्ल्यूडी एक्ट से अभी तक 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, डीएसएसबी में भी क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या था वो भी मैं बताऊंगी और साथ ही हम इसको पहले समझ लेते हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट कब बना। ध्यान रखना है आपको, ये जो जितने भी ईयर्स हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको ज़रूर याद होने चाहिए। तो यहाँ हमने 2 ईयर्स दिख रहे हैं हमें, एक है 1995 और सेकेंड वन इज 1996, यानी एक है 1995, दूसरा है 1996। 1995 में पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, हिंदी में इसको कहते हैं बेटा विकलांग व्यक्ति अधिनियम। हिंदी में क्या कहलाएगा ये? विकलांग व्यक्ति अधिनियम। पीडब्ल्यूडी एक्ट, पर्सन विथ डिसेबिलिटी, इट इज कॉल्ड इन हिंदी विकलांग व्यक्ति अधिनियम। लिख लीजिए, जिनको हिंदी में लिखना है प्लीज नोट इट डाउन, विकलांग व्यक्ति अधिनियम। हमने यहाँ 2 ईयर लिखे हैं, क्यों लिखे हैं वो समझ लीजिए। दैट एक्ट फॉर्म्ड इन 1995 बट इम्प्लीमेंटेड इन 1996। ये एक्ट बना था सन 1995 में, लेकिन इसको लागू किया गया सन 1996 में। इसके अंदर 7 प्रकार की विकलांगताओं को मान्यता दी गई है, यानी 7 प्रकार की विकलांगताएं इसके अंदर विकलांग की श्रेणी में रखी गई हैं। वो 7 विकलांगताएं कौन कौन सी हैं ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो सीटेट में क्वेश्चन आया था वो यही क्वेश्चन आया था कि विच डिसेबिलिटी कम अंडर द पीडब्ल्यूडी एक्ट। क्वेश्चन आया था विच डिसेबिलिटी कम्स अंडर द पीडब्ल्यूडी एक्ट, यानी कौन सी विकलांगता विकलांग व्यक्ति अधिनियम सन 1995 के अंतर्गत आती है। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन क्या था सभी को। अब इसमें कौन कौन सी डिसेबिलिटीज आती हैं 7, वो देख लीजिए। फर्स्ट वन इज ब्लाइंडनेस, यानी कि अंधापन। फर्स्ट इज ब्लाइंडनेस विच इज कॉल्ड अंधापन। सेकेंड वन इज लो विजन, अल्प दृष्टि। थर्ड वन इज ऑडियो इम्पेयरमेंट। ऑडियो इम्पेयरमेंट यानी सुनाई नहीं देता है ठीक से, उनको हम कहते हैं ऑडियो इम्पेयर्ड, श्रवण बाधित बालक। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मेंटल रिटार्डेशन, इट इज कॉल्ड मानसिक पिछड़ापन। इट इज कॉल्ड मानसिक पिछड़ापन। मेंटल रिटार्डेशन क्या कहेंगे हम इसको? मानसिक पिछड़ापन। क्लियर है यहां तक सभी को? ये कितनी डिसेबिलिटीज हो गई हमारी? 4। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है मेंटल इलनेस। मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस बोथ आर डिफर। मेंटल रिटार्डेशन इज बेस्ड ऑन IQ ऑफ अ चाइल्ड। बिलो देन 70 IQ वाले बच्चे हमारे मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं। दीज चिल्ड्रन आर कॉल्ड मेंटली रिटार्डेड। जिनका IQ लेवल बिलो देन 70 होता है वो कहलाते हैं मेंटली रिटार्डेड, यानी मानसिक रूप से पिछड़े बालक। मेंटल इलनेस होती है जिनको डिप्रेशन है, जिनको स्ट्रेस है, जिनको मतलब ऐसी कुछ भी बीमारी है जिससे वो मानसिक रूप से कमजोर हैं,
तो उसे हम कहते हैं मेंटल इलनेस। नेक्स्ट वन इज लोकोमोटिव डिसऑर्डर, गामक कौशल। मेंटल इलनेस को हिंदी में कहेंगे बेटा मानसिक बीमारी, ठीक है, मानसिक बीमारी। लोकोमोटिव डिसऑर्डर, लोकोमोटिव डिसऑर्डर को हिंदी में लिख लो, इसका नाम गामक कौशल संबंधी बाधा, गामक कौशल संबंधी बाधा, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लोकोमोटिव डिसऑर्डर को गामक कौशल संबंधी बाधा। लोकोमोटिव डिसऑर्डर में क्या होता है, जो हमारी फाइन एंड जो हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है ना, फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स में कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स के कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। एक बच्चा जो इस बीमारी से ग्रसित होगा वो अपनी शूलेसेस को टाई नहीं कर पाएगा, वो बच्चा अपनी शर्ट के बटनिंग नहीं कर पाएगा। समझ आ रही है बात आपको? लोकोमोटिव डिसऑर्डर वाले बच्चे जो होते हैं उनके कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है, उनकी जो मोटर स्किल्स होती हैं उनके अंदर प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट वन इज लेप्रोसी क्योर्ड, इट इज कॉल्ड इन हिंदी कुष्ठ रोग। लेप्रोसी क्योर्ड, इट इज कॉल्ड इन हिंदी कुष्ठ रोग, ठीक है। लेप्रोसी क्योर्ड को हम क्या कहते हैं, कुष्ठ रोग। कब मनाया जाता है, देखिए 30 जून, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 30 जून, वर्ल्ड लेप्रोसी डे, इट इज कॉल्ड वर्ल्ड लेप्रोसी डे। इसी दिन 30 जनवरी को 30 जनवरी लेप्रोसी क्योर डे मनाया जाता है। एंड दैट डे डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 30 जनवरी 1948 जो है, इट इज़ द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, और उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है लेप्रोसी क्योर डे, कुष्ठ निवारण दिवस। क्लियर? लेप्रोसी क्योर में क्या होता है वो बता देती हूँ। स्किन डिसीजेज होती हैं इसके अंदर, ऐसी स्किन डिसीजेस जो क्यूरेबल हों। क्यूरेबल मीन्स जिनको ठीक किया जा सकता है, उनको भी हम किसकी श्रेणी में रखते हैं, डिसेबल की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर है सभी को इतना? चलें आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एनटीए। एनटीए नेशनल ट्रस्ट एक्ट, हिंदी में कहते हैं हम राष्ट्रीय न्यास अधिनियम। एनटीए को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, ठीक है। ये बना था सन 1999 में। ये कब बना था, सन 1999 में, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर 2 डिसेबिलिटीज को और जोड़ा गया। पहले 7 थी, अभी ये 2 और जोड़ दी गई, एक ऑटिज्म, दूसरा सेरेब्रल पैल्सी। 2 और जोड़ दी गई तो कितनी हो गई है पहले, लेकिन इनको ना 9 नहीं किया गया, मैं बताऊंगी। ये क्वेश्चन भी आया था लास्ट एग्जाम में। ऑटिज्म एंड सेरेब्रल पैल्सी से रिलेटेड आपके एग्जाम में मोर देन 5 to 6 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ रखे हैं और आगे भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आज के टाइम में बहुत सारे बच्चे हमारे स्कूल्स में ऑटिज्म वाले मिलते हैं। ऑटिज्म वैसे तो हिंदी में भी इसको ऑटिज्म ही लिख के दे देता है, लेकिन हिंदी का वर्ड भी मैं आपको बता देती हूँ। हिंदी के वर्ड्स देखो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सीडीपी इंग्लिश में आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, बिकॉज हिंदी में जो पेपर बनाया जाता है वो इंग्लिश के टीचर्स द्वारा बनाया जाता है। ये बात पहले आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। दूसरी बात, वही लोग हिंदी का ट्रांसलेशन, इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में करते हैं और गूगल से ट्रांसलेट करते हैं उन वर्ड्स को, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। वर्ड्स जो है वो गलत होते हैं। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका ठीक जो वर्ड है वो एग्जैक्ट वर्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से कई बार क्वेश्चंस में गलतियां हो जाती हैं इन हिंदी। और एक चीज़ और है, जब आप एग्ज़ाम का जो एक फर्स्ट पेपर होता है जिसपे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं ना, उसको जब पढ़ेंगे तो उसमें भी लिखा होता है कि यदि कोई प्रश्न गलत या सही पाया जाता है तो उसे अंग्रेजी के प्रश्न के हिसाब से सही या गलत माना जाएगा, हिंदी के अकॉर्डिंगली नहीं। तो इसलिए ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। हिंदी के अकॉर्डिंग नहीं माना जाता है, और हिंदी में, हिंदी भाषा जो है ना उसका शब्दकोश बहुत वास्ट है। इस वजह से एक ही शब्द के बहुत सारे सिनोनिमस मिलेंगे। हो सकता है आपने एक वर्ड पढ़ा हो दूसरा ना पढ़ा हो तो आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इसलिए हिंदी में समझा रही हूँ मैं आपको, लेकिन जो टर्म्स है ना, एटलीस्ट टर्म्स को आप इंग्लिश में जरूर याद कर लें, ठीक है।
चलिए देखते हैं। तो पहला हमने क्या बताया आपको, ऑटिज्म। ऑटिज्म हिंदी में हम इसको कहते हैं स्वलीन विकार या आत्मविमोह। आप लोगों ने वो मूवी देखी है बच्चों, माय नेम इज खान? हैव यू सीन दैट मूवी? उस मूवी के अंदर और एक जो मूवी थी ना बर्फी, उन दोनों मूवीज में ऑटिज्म ही था उन लोगों को। ये जो ऑटिज्म होता है इसमें क्या प्रॉब्लम होती है देखिए। अच्छा, आपने अगर वो मूवी देखी है माय नेम इज खान, तो आपने देखा होगा जब भी वो बात करता है मंदिरा से, तो कभी भी आई कांटेक्ट नहीं होता उसका, ऐसे नीचे मुंह करके मंदिरा मंदिरा मंदिरा, मतलब कहीं और देखता है और बात कहीं और करता है। तो एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो आती है वो क्या आती है, इनको लेस आई कांटेक्ट, नजरें मिलाकर बात नहीं करते हैं। ठीक है। सेकेंड वन इज डोमिनेटिंग नेचर। इनका नेचर थोड़ा दमनात्मक होता है, यानी डोमिनेटिंग होता है। ये लोग अपने हिसाब से चलाने का काम करते हैं दूसरे को भी, यानी ये चाहते हैं कि जो मैं चाह रहा हूँ ना वैसे ही अगला बंदा रिएक्ट करे मेरे अकॉर्डिंगली। गुड मैनेजमेंट स्किल, ये इनका जो पढ़ाने का तरीका होता है ना, इनके रूम में क्या किया जाता है, इनका टाइम टेबल लगा दिया जाता है, चार्ट्स वगैरह होते हैं। तो जो भी कुछ इनको पढ़ाया जाता है ना बेटा, ये अपने उस टाइम टेबल को लेकर बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करते हैं चीज़ों को। तो दे हैव गुड मैनेजमेंट स्किल्स ऑल्सो। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, यानी सामाजिक अंतःक्रिया में कमी। सोशली ये ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, यानी सोशल इंटरेक्शन में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। यहाँ से एक क्वेश्चन आया था आपका, क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑटिज्म से ग्रसित बच्चा कक्षा में मुख्य रूप से किस निराशा का सामना करता है, यानी अ चाइल्ड हु इज अफेक्टेड बाय ऑटिज्म ही फील दैट डिफिकल्टी। ठीक है, तो कई सारे ऑप्शन थे उसमें, रीडिंग में प्रॉब्लम होगी उसको, स्पीकिंग में प्रॉब्लम होगी, ऐसे कई ऑप्शन दिए हुए थे। और एक ऑप्शन था अन्य बच्चों के साथ अंतःक्रिया की कमी। तो क्या आएगा आंसर हमारा, अन्य बच्चों के साथ अंतःक्रिया की कमी। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका इमोशनल डिस्टर्बेंस। इमोशनल डिस्टर्बेंस यानी इनके जो इमोशंस होते हैं ना, बहुत जल्दी ये भावुक हो जाते हैं, तो इमोशनली ये स्टेबल नहीं रह पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इकोलेलिया। इकोलेलिया मतलब एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते हैं। मीन्स जैसे आपने वो मूवी देखी होगी माय नेम इज खान, तभी मैंने उसका एग्जाम्पल दिया था जब वो बोलता था मंदिरा मंदिरा मंदिरा, एक बार नहीं बोलता, कई बार रैपिडली उस वर्ड को वो रिपीट करता है। ठीक है। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। विकासात्मक विकार है, ये कभी भी सही नहीं होता है बेटा पूरी तरीके से। ठीक है। विकासात्मक है यानी बच्चे को जन्म से ही होता है, ये हेरिडिटी के द्वारा होता है। ठीक है, हेरिडिटी से होता है इसलिए डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया था विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो ऑटिज्म और दूसरा सीपी सेरेब्रल पैल्सी बोथ आर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, दोनों ही कैसे डिसऑर्डर्स हैं, डेवलपमेंटल, यानी कैसे होते हैं बच्चे को, हेरिडिटी के द्वारा होते हैं। सेरेब्रल पैल्सी, इसके अंदर क्या होता है, नर्वस सिस्टम न जो है ना हमारा, यानी जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, जो हमारे पूरे शरीर को सूचनाएं पहुंचाने का काम करता है ना, वो वर्क करना बंद कर देता है। सेरेब्रल पैल्सी 4 टाइप की होती है। सी दीज इमेजेस, मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, डिप्लेजिया। देखिए इसमें क्या होता है, मोनोप्लेजिया में वन साइड बॉडी पैरालाइज्ड हो जाती है, यानी अफेक्ट वन लिम्ब यूजुअली एन आर्म। यहाँ देखिए मोनोप्लेजिया में कोई भी एक पार्ट काम करना बंद कर देता है। ठीक है, कोई भी एक पार्ट, यानी आपकी बॉडी के 4 पार्ट हम मान लेते हैं, 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, या तो एक हाथ काम नहीं करेगा या एक पैर काम नहीं करेगा। इसको देखिए याद कैसे रखेंगे हम,
ओके, अभी तक सब क्लियर है? कहाँ तक, कहाँ से नहीं समझ रहा है? आई विल टेल। सीपी सेरेब्रल पैल्सी, हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं वो भी लिख लीजिए। सेरेब्रल पैल्सी कहलाता है मस्तिष्क आघात, मस्तिष्क आघात। ठीक है, 4 टाइप का है ये। पहला देखते हैं मोनोप्लेजिया। मोनोप्लेजिया को याद रखने के लिए आप इस वर्ड को कनेक्ट करिए मोनोपोली के साथ। मोनोपोली में क्या होता है? किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है किसी चीज पर, यानी एक पर्सन की होल्ड होती है किसी एक चीज पे। तो मोनोप्लेजिया में क्या होता है? हमारे चारों हाथ व पैर, यानी 2 हाथ और 2 पैर में से कोई एक बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देता है, या तो एक हाथ काम नहीं करेगा या एक पैर काम नहीं करेगा, लेफ्ट या राइट कोई भी हो सकता है। तो मोनोप्लेजिया क्लियर आ गया, समझ में आ गया? नाउ इट्स ओके संध्या, अभी क्लियर है संध्या? चलिए, नेक्स्ट इज हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया वर्ड को आप रिलेट करें हाफ से। हेमी को रिलेट करेंगे हाफ से, एच से हेमी, एच से हाफ। ठीक है, तो हेमीप्लेजिया में क्या होता है बेटा? एक साइड की बॉडी पैरालाइज हो जाती है, यानी हाफ बॉडी। हाफ यानी या तो लेफ्ट हैंड काम नहीं करेगा तो लेफ्ट ही फीट काम नहीं करेगा, अगर राइट हैंड काम नहीं कर रहा तो राइट ही फीट वर्क नहीं करेगा, यानी एक साइड की बॉडी पूरी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हेमीप्लेजिया। क्लियर? नेक्स्ट, डायप्लेजिया। इसमें क्या होता है कि दोनों पैर काम नहीं करेंगे या दोनों ही हाथ काम नहीं करेंगे। ठीक है, यानी हाफ बॉडी पैरालाइज्ड इस तरीके से होगी। अफेक्ट्स सिमेट्रिकली पार्ट ऑफ बॉडी, लेग्स और आर्म्स। ठीक है, क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया में होल बॉडी काम करना बंद कर देती है। क्वाड्रिप्लेजिया में होल बॉडी। ठीक है, तो ये 4 टाइप का होता है आपका। यहाँ से क्वेश्चन स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम हुआ था बेटा DSSB में, तो वहां क्वेश्चन आया हुआ था। अगला एक्ट, और ये क्वेश्चन आपका आया था बेटा 2018 के पेपर में एग्जाम के अंदर, और ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चों को पता था, गलत भी हुआ था बहुत सारे बच्चों का। ठीक है, देख लेते हैं क्या इसमें नई चीज़ है, क्या अलग है, क्यों ये क्वेश्चन बच्चों का गलत हुआ था। आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको पढ़ाया एक एक्ट, PWD एक्ट पढ़ाया था, विच इज फॉर्म्ड इन 1995, है ना। तो PWD एक्ट को चेंज करके एक बना RPWD एक्ट। RPWD एक्ट, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसएबिलिटी, एंड इट इज फॉर्म्ड इन 2016। कब बनाया गया ये? 2016 में। ये जो वर्ड है ना 2016 में बनाया गया, और ये क्वेश्चन हिंदी में जो आया था वहां पे लिखा था दिव्यांग जन व्यक्ति अधिकार अधिनियम। दिव्यांग जन व्यक्ति अधिकार अधिनियम, दिव्यांग जन व्यक्ति अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो अभी आपको पता होगा, आपने मेट्रो वगैरह में देखा हो तो जहाँ पहले लिखा होता था फिजिकली डिसेबल, सीट के ऊपर उनकी जो सीट रिजर्व होती थी वहाँ पे, अभी वहाँ लिखा होता है दिव्यांग जन, हिंदी में दिव्यांग जन लिखा हुआ होता है। तो ये वर्ड जो है, ये जो वर्ड है उसको चेंज कर दिया गया है, और रिसेंटली चेंज हुआ है 2016 में। ठीक है बच्चों, तो राइट्स विद पर्सनैलिटी विद डिसेबिलिटी एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, क्वेश्चन पूछा गया था व्हेन इट इज फॉर्म्ड, और ऑप्शन जो थे 1995 पे, मोस्टली बच्चों ने टिक किया था 1995 पे, जबकि ये कब फॉर्म हुआ है? 2016 में। तो बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन गलत था, और बहुत सारे बच्चे, इवन आई थॉट आप लोग भी पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत कम चीज़ें देखने को मिलती हैं बुक्स के अंदर भी, और जो पढ़ाते हैं टीचर्स उसमें भी इतना डीप में नहीं जाते हैं। लेकिन
यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप जाके अपनी कॉपी खोलेंगे, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी पेपर करेंगे तो आपको पता चलेगी ये बात। यहाँ तक बात समझ में आ गई। RPWD एक्ट कब बना है हमारा? 2016 में। इसके बाद देखिए इस एक्ट में क्या विशेषता थी। PWD एक्ट में मैंने आपको 7 डिसेबिलिटीज पढ़ाई थी, यहाँ 14 डिसेबिलिटीज को और ऐड किया गया है। कितनी डिसेबिलिटीज हमने पहले पढ़ी थी? 7 के बाद कितनी और ऐड हो गई? 14 डिसेबिलिटीज और ऐड हो गई। तो मिलके अभी टोटल कितनी हो गई है डिसेबिलिटीज हमारी? 21। ये क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में आया हुआ था बेटा। क्वेश्चन पूछा गया था कि RPWD एक्ट के अंदर कुल कितनी प्रकार की विकलांगताएं हैं। तो कुल कितनी विकलांगताएं हैं हमारी? 21। वो 21 आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, लेकिन ये पूछ सकता है कि टोटल विकलांगताएं कितनी हैं। तो कितनी है? 21। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि कितनी डिसेबिलिटीज RPWD एक्ट के अंदर जोड़ी गई हैं। कितनी डिसेबिलिटीज जोड़ी गई हैं? तो कितनी जोड़ी गई हैं? 14। कितनी डिसेबिलिटीज पहले से थी PWD एक्ट में? 7। और वर्तमान समय में कितनी हो गई है? 21। ओके, समझ में आ गया कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके? 14 और ऐड हुई हैं तो टोटल कितनी हो गई? 21। PWD एक्ट में कितनी थी हमारी? 7। चलिए यहां तक क्लियर है सभी को। आगे देखते हैं हम। अब इसके बाद एक चीज और ध्यान देनी है, इसमें एक क्वेश्चन आया था बेटा HTET के पेपर में। HTET के पेपर में आई थॉट ये क्वेश्चन 2013 या 14 में आया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी एक विकलांगता RPWD एक्ट में जोड़ी गई है। कौन सी एक नई विकलांगता RPWD एक्ट में जोड़ी गई है? तो बेटा एसिड अटैक विक्टिम्स जो होते हैं ना हमारे, यानी जिनके ऊपर तेजाब से अटैक कर दिया जाता है, अभी उनको भी विकलांग की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है। एक होता है हमारा पार्किंसन डिसऑर्डर बेटा, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पार्किंसन डिसऑर्डर ही कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये पर्टिकुलर एक एज के बाद होता है, लगभग लोगों को 50 के बाद होता है ये, और इसमें शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है, हाथ पैरों में कंपन होना शुरू हो जाता है। साथ ही जो हमारे माइंड के अंदर एक हार्मोन होता है लोपोमाइन करके, लोपोमाइन जो हार्मोन होता है वो हमें खुशी की फीलिंग देता है, वो हार्मोन इन लोगों में कम बनने लगता है, तो थोड़े से स्ट्रेस में भी रहते हैं। ठीक है। तो पार्किंसन डिसऑर्डर और एसिड अटैक विक्टिम्स जो हैं वो थोड़ा मेन है डिसेबिलिटीज़ के अंदर। हो सकता है इनका नाम आ जाए कभी, लेकिन आपसे 21 की 21 नहीं पूछी जाती हैं। आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट हैं वो सारी की सारी मैंने इस पीपीटी में दी हुई है। आई विल टेल यू। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, चलिए आगे चलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन बनी है हमारी कब? 2005 में। एक बात, एक वर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन में बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ये वर्ड जो लिखा है इसके सामने सेंसिटाइजेशन, कम से कम आपके एग्जाम में 8 से 10 बार आया हुआ है, 8 to 10 टाइम आया हुआ है वर्ड सेंसिटाइजेशन। इट इज कॉल्ड इन हिंदी संवेदनशीलता। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? संवेदनशीलता। सेंसिटाइजेशन क्या मतलब होता है इसका, सेंसिटाइजेशन का, वो देखते हैं। सेंसिटाइजेशन, संवेदनशीलता। सेंसिटाइजेशन का मतलब होता है कि हमें जो डिफरेंट बच्चे हैं, यानी जो स्पेशल बच्चे हैं, उनके प्रति सहानुभूति नहीं रखनी है। पहली बात, सहानुभूति नहीं रखनी, उनको अपने जैसा ही समझना है। बस उनके अंदर सारी योग्यताएं हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि उनको एक अलग तरीके की फैसिलिटी, एक अलग इन्वायरमेंट, अलग तरीके की एजुकेशन की आवश्यकता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम कुछ भी ऐसा ना करें जिससे कि उनको ये फील हो कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। जब भी क्लास में कोई टीचर कोई एक्टिविटी करा रही है तो हम हर उस बच्चे का ध्यान रखें जो बाकी बच्चों से अलग है।
किसी भी आधार पर उस बच्चे को ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं इन बच्चों से अलग हूँ। दैट वर्ड इज कॉल्ड सेंसिटाइजेशन। लास्ट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। समावेशी शिक्षा मुख्य रूप से संवेदनशीलता पर काम करती है। किस पे काम करती है ये? मुख्य रूप से संवेदनशीलता पर। ठीक है बेटा। अब देखते हैं हम फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या क्या विशेषताएं हैं समावेशी शिक्षा की? ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, क्वेश्चन 2012 में आया था ये, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, यानी विविधता का उत्सव मनाती है। समावेशी शिक्षा विविधता का उत्सव मनाती है। सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, इस वर्ड को क्लियर करती हूँ मैं आपको। सेलिब्रेट डाइवर्सिटी का मतलब है कि जो अलग अलग प्रकार के बच्चे हमारे विद्यालय में आ रहे हैं, कोई फिजिकली, कोई मेंटली अलग है, कोई फिजिकली अलग है, किसी के इंटरेस्ट अलग हैं, कोई किसी का बैकग्राउंड अलग है, सोशल बैकग्राउंड्स अलग हैं, तो कोई बच्चा रीजनल एरियाज से आ रहा है, तो इन सब चीज़ों को ये प्रॉब्लम नहीं मानती है। सबसे पहली बात, इन सब चीज़ों को ये प्रॉब्लम नहीं मानती है। इन सब चीज़ों को ये सेलिब्रेट करती है, इनको एक असेट मानती है, एक संसाधन मानती है। ठीक है। सेलिब्रेट डाइवर्सिटी यानी इन सब चीज़ों को वो क्या करती है, उनको समस्या नहीं मान के एक संसाधन मानती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्लास में कोई बच्चा है जो डेफ एंड डम्प है, वो कैसे हमारे लिए एक असेट हो सकता है, वो समझिए। मान लो क्लास में एक ऐसा बच्चा है और आप उसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, या टीचर उन्हें कुछ अलग तरीके से पढ़ाती है, या कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उसको समझ में आ जाते हैं एक्शन के द्वारा, तो अगर आप उस बच्चे से कुछ सीखते हो, यानी उसकी साइन लैंग्वेज आपको समझ में आती है, तो होगा क्या कि जब आप अपने एनवायरनमेंट में किसी ऐसे व्यक्ति को देखेंगे तो यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद दैट पर्सन, यानी तो आप उस व्यक्ति के साथ में अंतःक्रिया और संप्रेषण करने में सक्षम हो पाएंगे। तो इस तरीके से ये क्या करती है, जो हमारे अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं ना, उनको एक संसाधन मानती है, उनको एक रिसोर्स मानती है, उनको एक असेट मानती है, ना कि उनको प्रॉब्लम मानती है। तो क्लियर है ये सबको, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी। इसका कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं है बेटा संध्या, एसिड अटैक विक्टिम पर्टिकुलर ईयर नहीं है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जब बना तो इसके अंदर नई 14 डिसेबिलिटीज ऐड की गई थी। ठीक है बेटा। चलिए, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी समझ में आ गया क्या मतलब है और कैसे सेलिब्रेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट क्या टॉपिक हमारा बनता है, यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं। इंक्लूसिव, देखो क्वेश्चन जो आया था वो भी बता देती हूँ आपको। 2012 में क्वेश्चन आया हुआ था, क्वेश्चन पूछा गया था समावेशी शिक्षा। प्रश्न सिर्फ इतना था, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। नीचे 4 ऑप्शंस थे और ऑप्शन में एक ऑप्शन दिया हुआ था सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, यानी विविधता का उत्सव मनाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, इससे पहले वाला पॉइंट आपका हो गया था क्लियर। इंक्लूसिव एजुकेशन वर्क्स विद द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी। इंक्लूसिव एजुकेशन वर्क्स विद द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी। समावेशी शिक्षा जो है वो समानता की भावना के अनुसार कार्य करती है। समावेशी शिक्षा समानता की भावना के अनुसार कार्य करती है। ठीक है। तो समानता की भावना के अनुसार कार्य करती है का मतलब समझिए। समानता की भावना का मतलब है जैसे कोई भी बच्चा है जो अलग है बाकी बच्चों से, उसको ऐसा फील नहीं कराती कि ये बच्चा अलग है। उस बच्चे के हिसाब से अपने करिकुलम में, अपनी टीचिंग एक्टिविटीज़ में, अपने होमवर्क देने के तरीके में बदलाव करती है, जिससे हर बच्चा खुद को इक्वल समझ पाए बाकी बच्चों के। नेक्स्ट है, इन इंक्लूसिव एजुकेशन वी चेंज एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ स्पेशल चाइल्ड। यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हाँ पहले हिंदी में लिख लीजिए जिसको हिंदी में लिखना है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम शिक्षण व्यवस्था में छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव करते हैं। समावेशी शिक्षा में हम
शिक्षण व्यवस्था में छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव करते हैं। ठीक है, इन इंक्लूसिव एजुकेशन वी चेंज एजुकेशन, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्वेश्चन 2015 के पेपर में आया था। क्वेश्चन पूछा गया था समावेशी शिक्षा डैश के अनुसार डैश को बदलती है। इंक्लूसिव एजुकेशन चेंज डैश अकॉर्डिंग टू डैश। दो ऑप्शन थे वहां पे, सिस्टम चिल्ड्रन, चाइल्ड सिस्टम, सिस्टम चाइल्ड, चाइल्ड सिस्टम। तो आपको देखना है किसको बदलेगी। चाइल्ड को बदल सकते हैं क्या, बच्चे को बदल सकते हैं हम, बच्चे के इंटरेस्ट नहीं ना, हम किसको बदल सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम को। तो इंक्लूसिव एजुकेशन किसको चेंज करेगी, एजुकेशन सिस्टम को। किसके अकॉर्डिंग चेंज करेगी, बच्चे की जैसी भी नीड है, जैसी भी आवश्यकता है उसके हिसाब से। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ आ गया सभी को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन इंक्लूसिव एजुकेशन वी कीप a flexible timetable, teaching method, curriculum, sitting arrangement, etc. समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम पाठ्यक्रम, समय सारणी, शिक्षण विधियों, बैठने की व्यवस्था आदि सभी को लचीला रखते हैं। यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षण की विधियां, समय सारिणी, पाठ्यक्रम, बैठने की व्यवस्था आदि सभी को लचीला रखा जाता है। यानी ये सब चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हम चेंजेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ स्पेशल चाइल्ड। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है सभी को। अब 7th पॉइंट देखिए, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो मैंने आपको वर्बली बताई थी, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो होती है हमारी, ये कब बनी थी, 1974 में। 1974 में इसको बनाया गया था। इसके अंदर सभी बच्चों को मर्ज तो कर दिया जाता है, लेकिन कोई भी अलग तरीके की फैसिलिटीज इनको नहीं दी जाती। सॉरी, 1 सेकेंड, वेट फॉर। इन बच्चों को मर्ज तो कर दिया जाता है, लेकिन अलग फैसिलिटीज नहीं दी जाती। मैंने आपको बताया था कि स्पेशल बच्चों को भी मिलाएंगे इसमें, और जो बच्चे हमारे नॉर्मल हैं, जो जनरल बच्चे हैं, उनको भी मिला देंगे, लेकिन फैसिलिटीज आर नॉट प्रोवाइडेड। इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्टार्ट इन 1974। कब बनी थी, कब शुरू हुई थी ये, 1974 में। 1974 में ये बनी थी। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका DSSB के एग्जाम में कि इसको कब फॉर्म किया गया था। तो इसको कब फॉर्म किया गया था, 1974 में। इसके बाद इसे मर्ज कर दिया गया, किसके साथ, DPEP के साथ। ये क्वेश्चन सुपर टेट के पेपर में आया था बेटा। DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, हिंदी में कहते हैं बेटा इसको जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। और ये कब बना, सन 1994 में, 1994 में इसको बनाया गया था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। समझ में आ गया, इसको 1994 में बनाया गया था और इसके अंदर ही मर्ज कर दिया गया इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रोग्राम को भी। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान बना। DPEP क्वेश्चन आया हुआ है बेटा DSSB के पेपर में, सुपर टेट के पेपर में। सर्व शिक्षा अभियान कब बना, KVS के पेपर में, आपका DSSB के पेपर में भी आया हुआ है क्वेश्चन। तो सर्व शिक्षा अभियान जो था इसको बनाया गया था कब, सन 2001 में। ठीक है, 2001 में इसको फॉर्म किया गया था। और फिर DPEP को किसके साथ मर्ज कर दिया गया, सर्व शिक्षा अभियान के साथ। ये देखिए, ये जो बाहर गोला दिखाई दे रहा है ये सामान्य बच्चों को दर्शा रहा है, जनरल बच्चों को। अंदर जो गोला दिखाई दे रहा है ये स्पेशल बच्चों को दर्शा रहा है। और ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन का डायग्राम बनाया हमने। इसमें क्या हो रहा है, बेसिक फैसिलिटीज, यानी सिर्फ कैसी फैसिलिटीज, बेसिक फैसिलिटीज होंगी। तो इसलिए ये ज़्यादा दिन नहीं चला था। ठीक है,
बेटा 1974 में इंटीग्रेटेड एजुकेशन स्टार्ट हुई, उसके बाद 1994 में वो मर्ज हो गई डीपीईपी के साथ, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के साथ में। इसके बाद में सर्व शिक्षा अभियान बना सन 2001 में, देन इट मर्ज विद SSA यानी सर्व शिक्षा अभियान के साथ ये मर्ज हो गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा अधिकार अधिनियम, ठीक है। राइट टू एजुकेशन शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना था ये? सन 2009 में। कब बनाया गया इसको? सन 2009 में। एंड 1 अप्रैल 2010 को इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी विद्यालयों में इसको लागू किया जाए 1 अप्रैल सन 2010 से। तो RT एक्ट फॉर्म्ड यानी मेड इन 2009 बट इम्प्लीमेंटेड इन 2010, यानी इसको बनाया कब गया था? 2009 में, और इसे इम्प्लीमेंट कब किया गया? सन 2010 में। क्लियर? क्या है इसकी विशेषता वो देखते हैं हम। इसके अंतर्गत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने का प्रावधान रखा गया। यानी इसमें कहा गया कि जितने भी बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कि डिफरेंटली एबल हैं या नॉर्मल हैं, सभी बच्चों को हमें क्या करना है? जिनकी एज 6 to 14 ईयर है, एजुकेशन देनी है फ्री एंड कंपल्सरी, यानी शिक्षा मुफ्त भी होगी और अनिवार्य भी होगी। सेकंड क्या है देखिए पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट देखिए एक बार, 6 to 18 ईयर फॉर डिसेबल चिल्ड्रन। क्वेश्चन आया था बेटा, 2018 का पेपर हुआ था और 2018 के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विकलांग बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किस एज से किस एज तक होती है। तो जैसे ही हम लोग RTE एक्ट देखते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? 6 to 14 ईयर, सीधे माइंड में क्लिक होता है 6 to 14 ईयर। बट वहाँ पे विकलांग व्यक्तियों के लिए पूछा गया था, तो जो मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा RTE एक्ट के अंदर जो प्रावधान रखा गया है ना, वो नॉर्मल बच्चों के लिए तो 6 to 14 ईयर है, लेकिन जो बच्चे डिसेबल होते हैं उनके लिए ये 6 to 18 ईयर है। तो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि विकलांग व्यक्तियों के लिए कब से कब तक है। मोस्टली 99% बच्चों ने इसका आंसर 6 to 14 ईयर किया था, जो कि गलत था, और इसका आंसर क्या होगा? 6 to 18 ईयर। आप देख सकते हैं इस पेपर को, 2018 में जो एग्जाम हुआ था वो 2 साल बाद हुआ था। लास्ट एग्जाम सीटेट का 2016 में हुआ था, उसके बाद सही 2 साल बाद लगभग पेपर हुआ था नवंबर में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं उस पेपर को उठा के क्वेश्चन आया हुआ है। समझ में आ गया इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, जो RTE एक्ट है हमारा, इसको किस फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया? RTE एक्ट जो है इसको 3 जगह जोड़ा गया है। एक तो ये फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया है आर्टिकल 21A। ये एक्ट नहीं होगा बेटा, ये आर्टिकल होगा, है ना, इसको चेंज कर लीजिएगा प्लीज। हाँ, तो ये आर्टिकल है, ART कर लेना इसको, आर्टिकल 21A। इसको आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया है? 21A में। और एक फंडामेंटल राइट है हमारा जीवन जीने का अधिकार, तो कौन से आर्टिकल में जोड़ा गया है? आर्टिकल 21A में। कौन से फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया है? तो फंडामेंटल कौन सा है हमारा, कौन सा राइट है? जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ, ठीक है। अब ये राइट बन गया हर बच्चे का, यानी ये हर बच्चे का मौलिक अधिकार है कि जिसकी उम्र 6 से 14 वर्ष है उसको सरकार मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देगी, यानी उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना सरकार का दायित्व है और अधिकार है बच्चे का। ये राइट कब जोड़ा गया, कौन सा अमेंडमेंट था वो ध्यान रखना है। देखिए एक्ट बना है 2009 में, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में इसको जोड़ दिया गया था 2002 में ही, यानी इसको फंडामेंटल राइट्स में कब जोड़ा गया था? 2002 में। लेकिन ये कब बना है एक एक्ट? एक्ट कब बना है ये?
2009 में। तो दोनों क्वेश्चंस अलग हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि RTE राइट टू एजुकेशन को कब फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया, तो फंडामेंटल राइट में इसको सन 2002 में जोड़ा गया है। अगर आपसे पूछा जाता है कि RTE एक्ट कब बना है, तो आपका आंसर 2009 होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि RTE एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा, 2010। ठीक है। फंडामेंटल राइट मेड इन 2002 और ये 86th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन था, यानी यह 86वां संविधान संशोधन था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अमेंडमेंट के तहत राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया है फंडामेंटल राइट्स में। तो कौन से संशोधन के तहत है, 86th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही इस एक्ट को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो होते हैं, उसमें भी जोड़ा गया आर्टिकल 45 के अंदर, जिसमें सरकार का ये दायित्व होगा कि हर बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए। साथ ही इसे आर्टिकल 51A में भी जोड़ा गया, जिसमें इसको एक फंडामेंटल ड्यूटी बना दिया गया, यानी कि इसको एक मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। देखिए तीनों चीजें कैसे रिलेटेड हैं। सबसे पहले अधिकार बना, अधिकार किसका है, बच्चे का। उसके बाद एक सिद्धांत बना, सिद्धांत के तहत देना दायित्व किसका है, एजुकेशन, सरकार का। फंडामेंटल ड्यूटी, हर माता पिता का ये मौलिक कर्तव्य है कि यदि उनका बच्चा 6 से 14 साल के अंतर्गत है तो उसको वो शिक्षा दिलाएं। तो कर्तव्य किसका, माता पिता का, दिलाएगा कौन, राज्य की सरकार। और फंडामेंटल राइट किसका है, ये बच्चे का। ठीक है बच्चों, तीन चीजें जुड़ रही हैं यहाँ पे, अधिकार बच्चे का है, दायित्व सरकार का है, और कर्तव्य दिलाना किसका है, पेरेंट्स का। क्लियर। नेक्स्ट आता है 135th नेशन। भारत 135वां ऐसा देश था जिसने ऐसा एक्ट बनाया है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुल 205 देश हैं जिसमें हम 135वें हैं, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया। हम जनसंख्या में तो दूसरे नंबर पे हैं, है ना, चाइना से, बट ठीक है, कुछ अच्छा किया है। नेक्स्ट 8 ईयर एडमिशन इन थर्ड एज। हाँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका। RTE एक्ट एज वाइज बहुत होमोजीनियस है, यानी दैट एक्ट इज होमोजीनियस एज वाइज, यानी यह आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। अधिक समजातीय कैसे, 6 साल का बच्चा, यानी जो बच्चा 5+ होगा, उसका एडमिशन फर्स्ट क्लास में होगा हर हाल में। यदि कोई बच्चा 6 साल का है और वो नहीं गया है स्कूल और 7 साल का है तब वो एडमिशन लेता है, तो उसे एडमिशन सेकंड क्लास में दिया जाएगा, ना कि फर्स्ट क्लास में। अभी आपने देखा होगा जब स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, अगर आप 4 साल के बच्चे का चाहे फर्स्ट में एडमिशन करा दे तो नहीं होता है। अगर इवन बच्चा 5 का हुआ है, बस 5 का हुआ नहीं है, अभी होने वाला है, मतलब मान लो 1 दिन कम है 5 का होने में, तो भी उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। जब तक वो 5+ का नहीं होगा तब तक फर्स्ट क्लास में एडमिशन नहीं मिलता। पता होगा आपको ये चीज। तो अभी कैसे मिलता है एडमिशन, अकॉर्डिंग टू एज। जो बच्चा जिस एज का, जिस क्लास में पढ़ने लायक होना चाहिए, जैसे 8 साल का बच्चा 3rd में पढ़ेगा, तो 8 साल का बच्चा अगर स्कूल नहीं भी गया है तब भी उसको एडमिशन किस क्लास में मिलेगा, 3rd क्लास में। तो RTE एक्ट इज मोर होमोजीनियस अकॉर्डिंग टू एज, यानी यह जो अधिकार अधिनियम है यह आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ RTE, यानी कौन कौन सी ऐसे सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांत हैं जिन पर हमारा RTE एक्ट काम करता है। सबसे पहली चीज, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कैसी शिक्षा प्रदान करेगा, मुफ्त भी और अनिवार्य भी। सेकंड, 100% रिटेंशन, 100% ठहराव, जिसके लिए क्या कर दिया गवर्नमेंट ने कि 8वीं तक कोई बच्चा फेल ही नहीं होगा। फेल नहीं होगा, स्कूल चेंज नहीं करेगा, एक ही जगह पर वो रुका रहेगा, यानी कि
उसका जो ठहराव है विद्यालय में रहने का वो ज़्यादा रहेगा। पहले क्या होता था, बच्चे फेल हो जाते थे तो फिर एक स्कूल छोड़ देते थे, फिर दूसरे में जाते थे या पढ़ना ही बंद कर देते थे। अब 8वीं तक तो हर बच्चा हमारे यहाँ पढ़ेगा। यूनिवर्सल एनरोलमेंट, यानी हमारी सरकार चाहती है कि हम ये अश्योर करें कि सभी बच्चे जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के अंतर्गत आती है, उस हर बच्चे का नामांकन विद्यालय में हो, यानी हर बच्चा नामांकित हो विद्यालयों के अंतर्गत। ठीक है, तो यूनिवर्सल एनरोलमेंट यानी हर बच्चे का एनरोलमेंट किया जाएगा। ठीक है, सेकंड थी। अगला देखते हैं एनडीपी। एनडीपी बेटा ये बड़ा ही एजुकेशन का बंटाधार कर रही है ये पॉलिसी, नॉन डिटेंशन पॉलिसी। नो स्टूडेंट विल बी फेल्ड अप टू 8th क्लास। बेटा ये 8th होगा, ठीक है, इसको भी चेंज कर लीजिएगा। कोई भी बच्चा कब तक फेल नहीं होगा, जब तक कि वो 8th क्लास में है। 8th क्लास तक किसी भी बच्चे को फेल नहीं करना है आपको, यानी हर बच्चा 8th तक प्रमोट होता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। फ्री स्कूल यूनिफॉर्म एंड स्टेशनरी। हर बच्चे को भाई स्कूल सिर्फ फ्री पढ़ाएगा ही नहीं, बच्चों को उनके जो यूनिफॉर्म है उसका पैसा भी आता है बच्चों का। अगर वो बिल देते हैं अपना जो भी कुछ उन्होंने खरीदा है, या तो स्कूल से प्रोवाइड होती है। अगर स्कूल से प्रोवाइड नहीं की जा रही है तो जो आरटी वाले बच्चे होते हैं उनका बिल देखकर उनको रिम्बर्स किया जाता है, यानी जो भी पैसा उनका गया होता है वो बिल देने के बाद में उनको वापस दे दिया जाता है। पनिशमेंट इज टोटली प्रोहिबिटेड। किसी भी तरीके का कॉर्पोरल, वर्बल, कैसा भी पनिशमेंट आप बच्चे को नहीं दे सकते हैं। आज के समय में बच्चे को हमें विद्यालयों में एकदम भगवान स्वरूप मानना है, इवन भगवान से भी ज़्यादा मानना है, क्योंकि जब तक आपकी क्लास में बच्चा खुश है तब तक आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ चल रही है। अगर किसी भी बच्चे को आपने कुछ भी कहा और किसी भी बच्चे ने आपकी कंप्लेन की तो यू विल बी इन द प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम आएगी। तो बच्चों को एकदम भगवान का स्वरूप समझें। सारी गलतियां आपकी हैं, बच्चा पढ़े ना पढ़े, बच्चा उधम मचा रहा है तो टीचर रिस्पॉन्सिबल है, बच्चा काम नहीं कर रहा तो भी टीचर रिस्पॉन्सिबल है। कुछ भी हो टीचर ही गुनहगार है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है, यानी एक क्लास में अगर शिक्षिका पढ़ा रही है और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, स्टूडेंट एट द टीचर, तो टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल बेटा। बिकॉज टीचर अगर अच्छे से पढ़ाएगी तो बच्चे शोर नहीं करेंगे। टीचर नहीं पढ़ा रही है, टाइम पे क्लास में नहीं जा रही है, तभी शोर हो रहा है। तो इसलिए ध्यान रखिए कि कभी भी सीटेट में टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कभी भी अगर आप सीटेट का पेपर देते टाइम अगर आप टीचर बन गए तो आपका आंसर गलत होगा। बी द चाइल्ड, यानी एक एग्जाम्पल बता देती हूँ। मान लो क्वेश्चन आता है कि यदि एक बच्चा कक्षा में नियमित रूप से देर से आता है तो आप क्या करेंगे। ठीक है, नियमित रूप से देर से आता है तो आप क्या करेंगे। तो भाई बच्चा बनिए, वो जो बच्चा है ना वो बनिए, ना कि वो टीचर बनिए जिसकी क्लास में वो बच्चा लेट आ रहा है। ठीक है, अगर आप वो बच्चा बनेंगे तो आप सोचेंगे ना कि बहुत सारे रीज़न है यार, घर से मान लीजिए आप ही सीटेट की क्लास लेने आ रहे होते सक्सेस मंत्रा में और टीचर आपका टाइम पे क्लास में होता, लेकिन आप क्लास में 10 मिनट लेट आते हो और टीचर आपको कहता बेटा क्लास से बाहर ही रहिए, आप लेट आए हैं, तो आपको कितना बुरा लगेगा ना कि क्या हो गया हम लेट आए हैं, तो इतने सारे काम होते हैं, मेट्रो धीरे चल रही थी या बस नहीं मिली थी, कुछ भी जाम था, बहुत सारे बहाने होते हैं ना हमारे पास में। तो अगर टीचर ऐसा कहेगी तो वो आपके ईगो पे चोट करता है। सिमिलरली विद चाइल्ड, आज क्या है बच्चे बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हैं, उनको चीज़ें बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं। तो अगर कोई बच्चा आपकी क्लास में लेट आ रहा है, मान लीजिए आपका 45 मिनट का पीरियड है, बच्चा 15 मिनट लेट आया, तो आप क्लास में कहेंगे बेटा यू आर अर्ली 35 मिनट, यू आर अर्ली 35 मिनट, कि आप 35 मिनट जल्दी आ गए बेटा, 35 मिनट और बाद में आते तो हमारा पीरियड ही समाप्त हो जाता है। समझ रहे हो बात को, यानी आपने उसको कह भी दिया लेकिन आपने मजाक में कहा तो बच्चा बुरा नहीं मानेगा। लेकिन अगर आप उसको डायरेक्टली बोलते यू आर लेट 15 मिनट, तो बच्चा जो है उसको सीधा ईगो पे ले जाता है। तो हर चीज़ बच्चे को इस तरीके से बतानी है
कि बच्चे को मेंटली भी बुरा ना लगे, यानी मेंटल हेल्थ भी उसकी अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। यू नो मेंटल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। अभी जो इंसिडेंट होके चुका है हमारे आसपास सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, आप सभी को पता ही होगा। तो फिजिकली लोग बीमार हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मेंटल हेल्थ। ज़्यादातर बीमारियां हमारी माइंड से कंट्रोल होती हैं। अगर आप माइंड से स्ट्रांग होते हैं तो बीमारियां अपने आप हील होती हैं, और अगर आप माइंड से स्ट्रांग नहीं होते तो बीमारी ना होते हुए भी ना बहुत सारी बीमारियां जस्ट बिकॉज ऑफ इट, स्ट्रेस, डिप्रेशन, अच्छी मेंटल हेल्थ ना होने के कारण होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7th पॉइंट। स्पेशल चिल्ड्रन द एज ऑफ फ्री एंड एजुकेशन इज 6 to 18 ईयर। बता दिया था ये भी मैंने आपको कि जो बच्चे स्पेशल हैं उनके लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की एज, बेटा प्रोहिबिटेड मतलब निषेध, प्रोहिबिटेड मतलब होता है बेटा निषेध, दंड निषेध है, पूरी तरीके से क्या है, निषेध है, बंद कर दिया गया, उसको किसी भी बच्चे को नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर स्पेशल चिल्ड्रन कितनी होगी, 6 to 18 ईयर। एग्जामिनेशन सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल, यानी जब आप लोग स्कूल में पढ़ते थे उस समय सिर्फ एक ही तरीका होता था बच्चे को चेक करने का कि बच्चा कितना अच्छा लिख सकता है, सिर्फ इसी चीज को इवैल्यूएट किया जाता था। लेकिन आज बच्चे का फिजिकल एजुकेशन की भी ग्रेडिंग मिलती है, उसको म्यूजिक की ग्रेडिंग मिलती है, उसको आर्ट एंड क्राफ्ट में ग्रेडिंग मिलती है उसको, एंड इसके अलावा बच्चे को हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स जो कि 5% में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसकी नीट एंड टाइडी हैंड राइटिंग है, कॉपीज अच्छे से रखता है, टेस्ट अच्छे देता है, तो इन सब चीज़ों के भी बच्चे को मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो मार्क्स वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं बच्चों की। जो भी हमारे टाइम में मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, अभी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है, तो इसलिए एग्जामिनेशन सिस्टम अभी हमारा कैसा है, फ्लेक्सिबल। CCE पैटर्न, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है आपके एग्जाम में। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, CCE, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव दो वर्ड हैं यहाँ पे, सतत और व्यापक। सतत मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब व्यापक, व्यापक मतलब हर एरिया का, यानी हम सिर्फ एक मेंटल एरिया को चेक नहीं करेंगे, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, वैल्यूज, लाइफ स्किल्स हर जगह पे चेंज करते हैं बच्चों को। दैट्स वाई यानी जो हमारे इवैल्यूएशन सिस्टम है वो कैसा है, CCE पर बेस्ड है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पर बेस्ड है, जिसमें लगातार चेक करते हैं। एक बात तो हम पहली बात लगातार बच्चे को चेक करते हैं, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिवली चेक करते हैं, यानी हर एरिया को चेक करते हैं। ठीक है, जैसे फिजिकली, इमोशनली, सोशली, वैल्यूज, लाइफ स्किल्स। फिजिकल यानी उसका शारीरिक विकास कैसा हो रहा है ये चेक किया जाता है, संवेगात्मक रूप से बच्चा कितना परिपक्व है ये चेक किया जाता है, सामाजिक रूप से कितना परिपक्व है ये चेक किया जाता है, वैल्यूज यानी उसके अंदर मूल्य कितने हैं ये चेक किया जाता है, लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स कितनी अच्छी हैं, उसकी जीवन कौशल कितने अच्छे हैं। जीवन कौशल यानी जीवन जीने का तरीका, कोई भी इंसिडेंट अगर होता है तो हाउ यू रिएक्ट, कैसी भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो किस तरीके से आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके उस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हैं, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्किल्स, जीवन कौशल। CCA पैटर्न बेटा आपका 2004 से चल रहा था, लेकिन अभी इसको हटा दिया गया है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। 2004 में इसको अप्लाई किया गया था बेटा क्लास 1 to 5th तक। 2004 में कब से कब तक अप्लाई हुआ है, क्लास 1 to 5th। 2006 में 6 to 8, 2010 में 9th और 10th में, एंड इन 2017 इट विल बी हैंडेड, यानी 2017 में वैल्यूएशन पैटर्न जो हमारा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव था उसको हटा दिया गया है। हियर आर सम डिसेबिलिटीज, यहाँ से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर आता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ लर्न करना है कि ये कैसी डिसेबिलिटी है।
सबसे पहली है हमारी डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया हिंदी में भी बेटा इनके नाम आपको ऐसे ही मिलेंगे, डिसलेक्सिया को हिंदी में लिख देगा बस, ठीक है। तो डिसलेक्सिया क्या होता है? रीडिंग डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया कैसा डिसऑर्डर होगा? रीडिंग डिसऑर्डर। डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर है, ठीक है। यानी इसमें जिसको भी ये रीडिंग डिसऑर्डर होता है वो क्या करेगा, वर्ड्स को प्रॉपर तरीके से पढ़ नहीं पाता। जैसे आपने मूवी देखी है तारे ज़मीं पर, तारे ज़मीं पर जो दर्शील सफारी था जिसका नाम ईशान था मूवी के अंदर, उसको डिसलेक्सिया ही था। वो कहता है ना, जब उसकी टीचर कहती है कि बेटा पढ़ो, तो क्या कहता है? आई कांट रीड बिकॉज वर्ड्स आर डांसिंग, है ना। कहता है कि मैं नहीं पढ़ सकता बिकॉज वर्ड्स जो है वो कॉपी से निकल के डांस करने लग जाते हैं। तो इनकी जो दृष्टि होती है, उनका जो रेटिना होता है ना, उस पर देखने में प्रतिबिंब सही नहीं बन पाता, जिसकी वजह से उनको रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। डिसलेक्सीमिया मूड डिसऑर्डर लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे मूड डिसऑर्डर नहीं होता है, ये होता है वर्ड डिसऑर्डर, ठीक है। डिसलेक्सीमिया होता है वर्ड डिसऑर्डर, ठीक है। चेंज कर लीजिएगा इसको प्लीज। ये होता है वर्ड डिसऑर्डर, WORD, शब्द विकार। ओके, नेक्स्ट है डिसग्राफिया। देखो डिसग्राफिया जो वर्ड है ना, ग्राफिया वर्ड को आप ग्राफ से रिलेट करिएगा, और जब आपके हाथों में कोई प्रॉब्लम हो तो ग्राफ सही बनेगा क्या? नहीं। तो डिसग्राफिया राइटिंग डिसऑर्डर है। ये हड्डियों से संबंधित, मतलब इसमें क्या होता है, हाथ की जो हड्डियां होती हैं उनमें प्रॉब्लम होती है, तो इसमें लिखने में बच्चे को प्रॉब्लम आती है, सही ढंग से लिख नहीं पाता। ये क्वेश्चन आपका 3 से 4 बार आ रखा है आपके एग्जाम में। डिसग्राफिया इज अ राइटिंग डिसऑर्डर। डिसकैलकुलिया नाम से ही पता चल रहा है, कैलकुलिया इज रिलेटेड टू कैलकुलेशन, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम होती है बच्चे को। डिसकैलकुलिया में बच्चे को क्या प्रॉब्लम आती है? कैलकुलेशन की। डिस्थीमिया इट्स अ इमोशनल डिसऑर्डर, ठीक है। इनके ना जो इमोशंस होते हैं वो सही ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये कैसा डिसऑर्डर है? इमोशनल। डिसफोनिया, फोनिया वर्ड को फोन से रिलेट करिएगा, तो साउंड डिसऑर्डर है ये, सही ढंग से उनको सुनाई नहीं देता है। डिसमेमोग्राफिया बेटा ये MEMO होगा, है ना, MEMO। मेमोग्राफिया मतलब ये क्या है? मेमोरी डिसऑर्डर है, यानी इन बच्चों को याद रखने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया इज अ लोकोमोटिव डिसऑर्डर। लोकोमोटिव डिसऑर्डर यानी इनके जो गामक कौशल होते हैं उसमें बच्चे को समस्या आती है। लोकोमोटिव डिसऑर्डर यानी गामक कौशल संबंधी समस्या। बच्चे के जो गामक कौशल होते हैं, गामक कौशल हमारे 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। एक होते हैं हाथ से रिलेटेड, एक होते हैं पैर से रिलेटेड। तो उसके जो लोकोमोटिव डिसऑर्डर इसको होता है बच्चे को, कि यही जो मैंने आपको पहले बताया था ना, एक और डिसऑर्डर था उसमें, हाथ से काम नहीं कर पाता सही ढंग से, पेंसिल पकड़ने में प्रॉब्लम होगी, होल्डिंग में प्रॉब्लम होगी, पेंटिंग करने में प्रॉब्लम होगी, शर्ट की बटनिंग में प्रॉब्लम होगी, शू लेसेस को टाई करने में प्रॉब्लम होगी। तो लोकोमोटिव डिसऑर्डर हिंदी में कहलाता है गामक कौशल संबंधी विकार। नेक्स्ट है आपका डिस्फेजिया या अफेजिया। ये क्वेश्चन भी आपका 4 से 5 बार आया हुआ है बेटा। डिस्फेजिया या अफेजिया ये होता है एक लैंग्वेज डिसऑर्डर, ठीक है। जिसको भी डिस्फेजिया या अफेजिया होता है उसको लैंग्वेज ना तो समझ में आती है, ना पढ़ पाता है, ना लिख पाता है, ना बोल पाता है, ठीक है। तो लैंग्वेज डिसऑर्डर क्या कहलाता है हमारा? डिस्फेजिया। क्वेश्चंस देखिए, चलिए टेल मी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन क्विकली। एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड शुड बी प्रोवाइडेड, यानी शिक्षा जिन बच्चों को एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन यानी जो बच्चे विशिष्ट बच्चे हैं उनको किस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, कहाँ प्रोवाइड करनी चाहिए, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्विकली। गुड, आंसर इज 1, ठीक है। जो अभी आपको बताया इंक्लूसिव एजुकेशन में हम क्या करते हैं, सारे बच्चों को एक साथ एजुकेशन देते हैं, चाहे वो स्पेशल बच्चे हों चाहे वो नॉर्मल बच्चे हों। अदर स्टूडेंट्स डोंट रिस्पॉन्ड ना, बाकी सबको समझ में आ रहा है ना ये क्वेश्चन? आंसर नहीं आया किसी का भी? चलिए नहीं देना है आपको आंसर, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अ स्टूडेंट ऑफ 5th ग्रेड विद विजुअल डिफिशियंसी शुड बी, यानी एक बच्चा है जिसको देखने में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए 5th क्लास का बच्चा है तो क्या करना चाहिए हमें? बताइए जल्दी। एक बच्चा जो 5th क्लास में है, विजुअल डिफिशियंसी है, यानी उसको देखने में प्रॉब्लम है, तो उस बच्चे के लिए क्या करेंगे हम? बताइए। क्विकली आंसर दीजिए बेटा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, गायत्री सेकंड क्वेश्चन का आंसर पूछ रही हूं मैं। मैंने आपको कहा कि बच्चे को ऐसा फील नहीं कराना कि उसके अंदर कोई कमी है, तो 1 नहीं होगा बेटा आंसर, ए नहीं होगा गायत्री, ए नहीं होगा। हाँ बेटा सी होगा, यस, नाउ यू आर करेक्ट। ट्रीटेड नॉर्मली, मैंने क्या कहा है, ऐसे बच्चों को हम नॉर्मली ट्रीट करेंगे, लेकिन अपने फैसिलिटीज में चेंजेस करेंगे, ठीक है ना, जिससे कि बच्चे को बुरा ना लगे। अभी मैंने आपको कहा ना, एक वर्ड ध्यान रखना है हमें, सेंसिटाइजेशन। वी हैव टू सेंसिटाइज टूवर्ड्स दिस चाइल्ड। ऐसे बच्चों के प्रति हमें संवेदनशील रहना है कि हम चेंजेस करें, लेकिन उस बच्चे को ऐसा लगे ना कि मेरे लिए कुछ अलग किया गया है। चलिए नेक्स्ट। A provision for education for the children with disabilities can be done through. बताइए क्या होगा इसका आंसर? थर्ड क्वेश्चन का आंसर बेटा। ओके बेटा, क्वेश्चन 2 का आंसर होगा बेटा सी। हाँ ठीक है, थर्ड का बताइए। बताइए बेटा, 7th का आंसर बताइए। संध्या, गायत्री, वीरेंद्र, शिप्रा, वेल डन। क्वेश्चन, हाँ गायत्री, 7 का सी, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देम एज योर स्टूडेंट, ये तो कर ही नहीं सकते आप। टेल द प्रिंसिपल टू एकोमोडेट देम इन अनदर क्लास, ये भी नहीं कर सकते ना। बीइंग अ टीचर आपको हर चुनौती के लिए तैयार रहना चाहिए। लर्न टेक्निक्स टू टीच सच स्टूडेंट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे बच्चों को पढ़ाने की टेक्निक सीखनी पड़ेंगी। सी इज द करेक्ट आंसर। गुड, वेरी गुड गायत्री, संध्या। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which article enjoins the all minorities, whether based on religion or language, shall have right to establish and administrate education institution of their choices? ठीक है, ये आपके मतलब का क्वेश्चन नहीं है, इसको हटाइए। नेक्स्ट, ये देखिए, ये भी नहीं है, ये सीटेड बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। एक्सपेंशन ऑफ आरटी, एक्सपेंशन ऑफ आरटी यानी आरटी जो है उसको, उसकी फुल फॉर्म क्या है? आरटी की फुल फॉर्म क्या होगी? 10th का बताइए। क्या होगा? सबको पता है, सिंपल है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, राइट टू टीचर एजुकेशन तो है नहीं, राइट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन भी नहीं है, राइट टू वर्ड्स एजुकेशन भी है, राइट टू चिल्ड्रन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ठीक है, 10th का क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट। हाँ 10th का ए होगा बेटा संध्या, 10th का ए होगा। देखिए, राइट टू टीचर एजुकेशन थोड़ी है, टीचर्स का राइट नहीं बेटा, बच्चों का राइट है, राइट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Which of the following is a better strategy for teaching children with special needs? Yes, संध्या करेक्ट, 12 गायत्री करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है इसका आपका कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटरिंग, यानी उनका पीयर ग्रुप जो है, यानी उनके साथ में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो उनको हेल्प करें और